क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर रहे थे, उसमें पिछले वीडियो तक हमने क्वेश्चन नंबर 18 तक सॉल्व कर लिए थे और 18 में आपके थे इसमें दो और अपरिमेय संख्या सिद्ध करने का। 19वां सवाल देखिए, ये आपका एपी का सवाल है और इस तरह के सवाल काफ़ी आपके आते हैं। लगभग लगभग पेपर में काफ़ी चीज़ें रिपीट होती हैं। अगर आप पिछले 10 साल के पेपरों का विश्लेषण करेंगे तो आपको ये चीज़ें अच्छी तरह से मालूम हो जाएंगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। 3 से विभाज्य का मतलब जो 3 के पहाड़े में आती है ना, 3 के गुणज में आती है। पहाड़ा तो आप समझते होंगे 30, 3 धम 30, 30 10 तक की, मतलब 10 के गुणज तक की होता है, लेकिन गुणज का मतलब 3 के गुणा करते हुए आप जाइए। तो 3 से जो आपके विभाज्य संख्याएं हैं, तो पहले हम उनका अनुक्रम लिखते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 3 से 2 अंकों वाली संख्याएं, 2 अंकों वाली 2 अंकों वाली 3 से विभाज्य 3 से विभाज्य संख्याएं, जो 3 से विभाज्य हैं, संख्याओं का अनुक्रम, संख्याओं का अनुक्रम यानी उसकी सीरीज हम पता करते हैं। तो 2 अंकों से 2 अंकों की संख्या होती है 10 से शुरू पर, लेकिन 10 नहीं करता है, 11 नहीं करता, 2 से 12, 12 के बाद हो गया 15, 15 के बाद 18, ऐसे चलते जाएंगे। सबसे लास्ट में आता है 2 अंकों वाली संख्या 99, सबसे बड़ी संख्या 99। आपका 2 से नहीं, 2 से 99 नहीं, 98 कटेगा। हाँ, 2 अंक वाले 2 से तो 98 हो गया आपका ये, ठीक है। 99 नहीं कटता, तो 2 अंक वाले, सॉरी 3 से 99 का, सॉरी 2 अंक वाली संख्या 3 से कटने वाली होगी तो 99। तो 3 से विभाज्य कौन सी की सबसे बड़ी संख्या 99 होगी और सबसे छोटी होगी 12 आपकी। तो सीधे आपकी ए पी बन गया, अनुक्रम ए पी है। तो 2 अंकों की संख्याएं बड़ी से बड़ी 99 होगी, छोटी छोटी 12, जो 3 से आपकी विभाज्य है। तो यहाँ पे ए क्या हो गया आपका, प्रथम पद, ये 12 हो गया। डी यानी सारवंतर, दूसरे पद में से पहला पद आप घटाइए तो 13 में से 12 गया, कि 3। और अंतिम पद एल आपको मालूम है 99 है, और पदों की संख्या यानी कितने पद हैं हमें निकालना है। तो हम सीधा सीधा एल का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या आएगा आपका, चूंकि एल बराबर, आप जानते हैं एल का भी यही फॉर्मूला है और ए एन का भी यही फॉर्मूला है। एल बराबर ए प्लस ब्रैकेट में n-1 ब्रैकेट क्लोज इनटू डी, ये आ गया। अंतिम पद आपका एल होता है, ये आपका 99 हो गया। ए आपका हो गया 12 प्रथम पद, एन हमें यहाँ पे ज्ञात करना है, और डी आपका सारांतर 3 है। 12 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 12 99 से 12 गया आपका बचा 87, और ये आपका हो गया n-1 और इंटू बाहर में ब्रैकेट के 3। 3 इधर गुणा में आएगा, गुणा में सॉरी इधर भाग में आएगा, तो 3 दूना के 6 और 3 निम 27, ये आपका आ गया 29, और एक इधर आके जुड़ जाएगा 29 में, तो 30 हो जाएगा। यानी अभीष्ट पदों की संख्या कितनी होगी, 30। तो लास्ट में लिखेंगे, अतः अभीष्ट पदों की संख्या, अभीष्ट पदों की संख्या बराबर 30, ये हो गया। देखिए सवाल नंबर 20 क्या है आपका। तो सवाल नंबर 20 में आप देखिए, आप सवाल ये भी बहुत बार आ रखा है सवाल, ये सवाल इसको आप ढंग से समझ लीजिए, और आता है तो देख लीजिए, दोबारा आपका रिवाइज हो जाएगा। पहले ये वाला करते हैं, ये हमें सिद्ध करना है 1 प्लस सेक के अपॉन सेक के बराबर साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस है। ये आपका क्वेश्चन नंबर आपका है 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 आपको दे रखा 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस के कॉस है, ये दे रखा है देखो आपको। अब इसमें हम आर एच ऐसे करते हैं, यानी राइट हैंड साइड हम दायां पक्ष लेंगे, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस के कॉस है। अब इसमें आपका फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर को हम लिख रहे हैं 1 माइनस के कॉस स्क्वायर है अपॉन 1 माइनस के कॉस है। यहाँ पे हम फॉर्मूला क्या यूज़ कर रहे हैं, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस के कॉस है। अब ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में है, लिखना चाहें तो आप लिख के ऐसे दिखा सकते हैं, ये 1 का स्क्वायर है, ये कॉस ए का स्क्वायर है। और अगर आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, फिर आप डायरेक्ट इसको ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। ए प्लस बी, ए की जगह 1 है, बी की जगह कॉस ए है, ए प्लस बी और ए माइनस बी
बटे 1 माइनस के कॉस है। ये कैंसिल हो गया आपका, क्या बचा 1 प्लस के कॉस है ये बचा, और कॉस ए को हम लिखेंगे 1 अपॉन के साइन है, ओ सॉरी सेक है। तो कॉस ए को हमने क्या लिखा 1 अपॉन के सेक है। 1 प्लस कॉस ए को लिखा 1 अपॉन सेक है, ये आपका फॉर्मूला है, चूँकि कॉस ए बराबर 1 अपॉन के सेक है, ये हो गया। और इसके बाद आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी एलसीएम लेंगे तो सेक है प्लस 1 अपॉन के सेक है, और ये आपका देखो एलएचएस आ गया। आरएचएस हमने शुरू किया था और एलएचएस हमारा आ गया, तो ये आपका हो गया बराबर एलएचएस। तो आप आरएचएस से भी एलएचएस ला सकते हैं अगर इजी इसी में है तो। इसके बाद इसका अथवा वाला पार्ट है। अथवा वाला पार्ट आपका क्या है उसे देख लीजिए। अथवा वाला पार्ट में आपको दे रखा है 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए 1 प्लस टेन ए प्लस सेक ए इक्वल टू 2। ये आपका क्वेश्चन है, सिद्ध करने वाला नहीं है, लेकिन उन्होंने सिद्ध करने में दे दिया है। इसको देखिए, फिर एल एच एस लेते हैं हम। 1 प्लस के कॉट ए माइनस कोसेक ए, और आपका अगला हो गया 1 प्लस के टेन ए माइनस प्लस सेक ए, बराबर में 2 लाना है। तो मैक्सिमम सवाल में कॉट ए को हम कॉस ए बटे साइन ए और टेन को साइन बटे कॉस के फॉर्म में खोलते हैं, तो यही काम यहाँ करेंगे। 1 प्लस कॉट ए को हमने लिखा कॉस ए बटे साइन ए, कॉस ए के को हमने लिखा 1 अपॉन के साइन, ये फॉर्मूला है। 1 प्लस टेन ए को हमने यहाँ लिख दिया साइन ए बटे कॉस ए, सेक ए को हमने लिख दिया 1 अपॉन के कॉस ए, यह सब फॉर्मूला है। कॉट ए को कॉस ए बटे साइन, कॉस ए को 1 अपॉन साइन लिखा, टेन को साइन बटे कॉस और साइन को 1 अपॉन सॉरी सेक को 1 अपॉन कॉस से लिख दिया। ठीक है, अब देखिए इसमें आगे, इसमें एलसीएम ले लिया हमने, साइन ए हमारा इसमें एलसीएम आ गया। अब साइन एलसीएम है, साइन ए की मल्टीप्लाई यहाँ 1 में होगी तो साइन ए आ जाएगा आपका, प्लस कॉस ए माइनस 1, ये आपका ऐसे आ जाएगा। यहाँ भी हमने ऐसे ही काम किया, कॉस से हमने एलसीएम ले लिया, कॉस ए की मल्टीप्लाई यहाँ 1 में हो जाएगी, कॉस ए और ऊपर फिर साइन ए प्लस 1, ये आपका ऐसे आ जाएगा। ये हो गया। आगे देखिए इसमें साइन ए प्लस कॉस है, हमने इसको ऐसे लिख लिया एक ब्रैकेट में -1, ये दूसरे ब्रैकेट में, फिर यहाँ भी साइन ए प्लस कॉस है, एक ब्रैकेट में लिख दिया इसको, +1 दूसरे ब्रैकेट में, और नीचे एज इट इज आपका ये रहेगा साइन ए इंटू कॉस ए। अब ऐसा आप देख रहे हैं, ये ए माइनस ये पूरा बी, ये पूरा ए प्लस बी, यानी ये ए माइनस बी ए प्लस बी की फॉर्म में आ गया है, यानी आप इसे ये समझ सकते हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो इसको हम लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। ए स्क्वायर की जगह साइन ए प्लस कॉस ए है, इसका स्क्वायर का मतलब इसका होल स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, और नीचे एज इट इज रहेगा साइन ए कॉस ए। आगे देखिए इसमें साइन ए आपका हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर खोलेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए -1 बटे साइन ए कॉस ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर का मान क्या हो गया 1, 2 साइन ए कॉस ए -1 अपॉन साइन ए कॉस ए। आप जो भी फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं ब्रैकेट में ज़रूर दिखाएं, मैं कुछ नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि इसमें सवाल बहुत लंबे हो जाएंगे, वीडियो भी बहुत लंबी बनती है, फिर आपको ही बोरिंग लगेगा। इसको लिखेंगे यहाँ पे जो भी ये फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं, और 1 से 1 कट गया, इसके बाद साइन से कट गया, आपका बचा 2, ये आपका आ गया RHS। ठीक है, इसको दोबारा रिवाइज ज़रूर करना, ऐसे सवाल कई बार आते हैं ये। इसके बाद देखिए आप के किस मान के लिए आपको दिया हुआ है, सवाल देख लीजिए। के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु A2 3 B4 के और C8-3 संरेखी हैं। तो संरेखी का मतलब ये हुआ कि ये एक रेखा पर स्थित हैं, तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हैं, तो इससे जब तीनों को मिलाएंगे तो एक रेखा बनेगी, त्रिभुज नहीं बनेगा, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0 होगा। तो 21वां सवाल देखें।
21 में अब आपको क्या लिखना है? सबसे पहले देखिए, ए आपका बिंदु है 2 3, बी यहाँ पे है 4 के, और सी यहाँ पे है 8 माइनस 3। ये आपका हो गया x1 y1 x2 y2 x3 y3। चूँकि दिए गए तीनों बिंदु संरेख हैं, अतः इनसे निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा, क्योंकि त्रिभुज अब बनेगा ही नहीं, तो क्षेत्रफल शून्य शून्य होगा। अब क्या करेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य लेके चलेंगे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। x1 आपका हो गया 2, मैं डायरेक्ट सूत्र नहीं लिख रहा हूँ, मान रख रहा हूँ। x1 y2 प्लस के y3, सॉरी y2 माइनस y3, माइनस करने 3 तो प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस x2 4 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हमने डायरेक्ट मान रख दिए। 2 के गुणा, यहाँ क्षेत्रफल हम 0 लेते हुए चलेंगे, यहाँ 0 लिखेंगे। 1/2 ये हो गया 2k प्लस 3 दूना के 6, और 3 3 6, 6 चौक माइनस के 24 हो जाएंगे, और 8 3 के 24 माइनस के 8k। 2 की गुणा यहाँ हो जाएगी, ये आपका 0 हो जाएगा। क्या बचा? 8k से 2k माइनस के 6k, 24 से 24 आपका कैंसिल, प्लस के 6 से धराया, ये माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस के 6k, 6 से कट गया, k बराबर 1 है। ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। 22 में क्या दिए गए त्रिभुज में एक समरूप त्रिभुज की रचना की जिसकी भुजाएं त्रिभुज एबीसी की संगत भुजाओं की 5/3 गुनी हो। इसे आप देख लीजिए फटाफट सवाल को। इसमें क्या है, आपके त्रिभुज बना, इसमें कोई नाप नहीं दे रखी है। जिस साल ये सवाल आया था तो काफ़ी बच्चे पेपर में पूछ रहे थे इसमें नाप क्या है। देखो इसमें कोई नाप नहीं दी गई, ध्यान रखना। तो आप किसी भी नाप का कोई त्रिभुज बना सकते हैं। आपको दूसरा त्रिभुज समरूप बनाना है जिसकी भुजाएं इसके 5/3 गुनी हो। तो इसमें आपको क्या करना है, आप किसी भी नाप का एक त्रिभुज बना लीजिए। में कोई ऐसा नाप नहीं लेनी है, तो इसके लिए आपको कोई भी आप स्वतंत्र है, कुछ नाप ले सकते हैं। तो मैंने ये बना दिया और ये त्रिभुज बना दिया, किसी भी नाप का बना दिया। ये बन गया। और इसमें हमने क्या करा, न्यूनकोण बनाते हुए किरण खींच ली। अब वो कह रहा है इसमें 5/3 गुनी, ध्यान रखना 5/3। अंक आपका 5 अंक, बड़ा अंक जो है 5 है, तो यहाँ इसके 5 बराबर भाग कर लेंगे। इसमें थोड़ी छोटी दूरी कर देंगे और 5 इसके में बराबर भाग करने हैं। 1 2 3 4 5, ये 5 बराबर भाग कर लिए। नाम दिया इसका हमने त्रिभुज का ABC, और इसका नाम दिया B1 B2 B3 B4 B5। सबसे ख़ास बात यह है ध्यान देने की, इसमें आपको पेंसिल से कम दिखाई दे, मैं पेन से कर लूँगा इसमें काम, क्योंकि पेंसिल थोड़ा सा हल्का दिखाई दे। 5/3, अगर अंश बड़ा है तो जो त्रिभुज हम बनाने जा रहे हैं दूसरा, वो बाहर बनेगा। अगर अंश बड़ा है तो जो तीसरा वाला 3 लिखा है, तीसरा वाला इससे मिल जाएगा, ये इससे मिल जाएगा। ये चलो पेंसिल से बना देता हूँ, क्योंकि आधा पेंसिल से आधा पेन से अच्छा लगेगा। ये, और इसको हम आगे बढ़ा देंगे। अब इसको BC को आगे बढ़ाते हुए किरण खींच देंगे, ये किरण खींच दें, और BA को आगे बढ़ाते हुए किरण खींच देंगे, ये। और अब हम इसके समांतर यहाँ से रेखा खींचेंगे, किसके समांतर? B3C, इसके समांतर खींचेंगे। तो इसको यहाँ से लगा देंगे B3C पे, ठीक, और यहाँ पे सपोर्ट लगा दी, ये। और खिसका के कहाँ तक लाए इसे? B5 तक लाए। ये B5 पे आप देखिए यहाँ तक लाए इसको खिसका के, ये ठीक है, ये आ गया। इसको हमने से समांतर खींच लिया, ये थोड़ा इसको लाइन पूरी कर देंगे यहाँ पे, इससे टच करनी है ये जहाँ काटेगा C'। अब
ए सी से सी डैश के समांतर, सी डैश से खींचेंगे ए सी के समांतर, ये ए है आपका, और इसके समांतर खींचेंगे। यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, लाइन थोड़ी छोटी पड़ गई है, इसको मैं आगे बढ़ा देता हूँ थोड़ा, क्योंकि लाइन आपके आगे तक जाएगी। थोड़ा ऊपर सवाल है, आप समझ जाइए, पहले भी वो रखी रचना ये, और इसको हमने सी डैश तक लाना है। तो ये हमने इसको बढ़ाया, बड़ी वाली भुजा रखता हूँ यहाँ पे मैं, सपोर्ट हम इसकी भी लगा सकते हैं, स्केल की भी। ये रखा हमने यहाँ पे इसके समांतर ए सी के, ये देख लीजिए आप इसे, ये रखा है इसमें, और ये सपोर्ट लगा दी। अब खिसका के कहाँ तक लाए, ये लाए सी तक, ये देखो आगे नीचे आपको यहाँ देख रहे हैं सी डैश तक लाए, जहाँ मैं उंगली दिखाया आपको भी ये, और अब इसके समांतर यहाँ से खींच लेंगे, और ये आपका आ गया अभीष्ट त्रिभुज। ये पहले ही बनाया था ये, तो यहाँ पे नाम देंगे इसको ए डैश, बी सी डैश अभीष्ट त्रिभुज है ये। भाई ध्यान रखना, अंश बड़ा है तो जो त्रिभुज बनेगा डैश डैश वाला बाहर बनेगा। अगर होता है 3/5, अंश छोटा होता तो ये त्रिभुज फिर अंदर बनता, तब लास्ट वाला खाना सी से मिल जाता। दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखना। 23वां सवाल देखिए, 23वें में क्या है कि बिंदु 3-10 6-8 को जोड़ने वाला रेखाखंड बिंदु -1 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। ये भी आपका कई बार आ रखा है, क्वेश्चन नंबर आपका है ये 23वां। देखिए ज़रा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको क्या दे रखा है, आपको किसी रेखाखंड के अंत्य बिंदु दे रखे हैं ए बी। ए इसका है -3 10, बी यहाँ पे 6 -8, और बिंदु कोई पी है और इसके निर्देशांक है -1 6, रेखाखंड ए बी पर स्थित है। हमें बताने कि जो पी है ए बी को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। हमने ये माना कि पी ए बी को m1 और m2 अनुपात में विभाजित कर रहा है। ये x1 ये y1 ऐसा आप लिख सकते हैं ताकि आपको मान रखने में आसानी हो, और एक कैपिटल X और कैपिटल Y। तो हम क्या लिखते हैं, माना बिंदु P रेखाखंड AB को m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। ये करता है विभाजित। तो हम क्या, किसी भी, जब भी आपका अनुपात निकालना है किसी भी एक सूत्र से, यानी x वाले सूत्र का प्रयोग कीजिए चाहे y का, किसी एक का। तो चूंकि x बराबर m1 x2 प्लस के m2 x1 बटे m1 प्लस m2, यहाँ पे मान रखा हमने x आपका हो गया -1, m1 आपका m1 ही है, x2 देखिए 6 प्लस m2 ही है x1 -3 बटे m1 प्लस m2। ये रख दिया मान, तिरछी गुणा कर दिए, -m1 -m2 6m1 -3m2। 6m1 इधर आएगा तो इधर जब इसका पक्षांतर होगा तो ये माइनस का 6 माइनस का हो जाएगा, -1m1 -6m1 -1, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ जाते हैं, चिन्ह माइनस का ही आता है। m2 इधर आया प्लस के m2 माइनस के 3m2 से घट जाएंगे माइनस के 2m2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, m1 बटे m2, 2 यहीं रहा, 7 इसके बटे में आएगा और m2 इधर चला गया, यानी आपका आ गया m1 अनुपात m2 बराबर 2:7। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसमें अब इसमें अगला क्वेश्चन आपका है 24वां। 24 में क्या, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचे, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और उसकी लंबाई मापिए। ठीक है, ये आपका किताब का सवाल है, अक्सर ये आता है, बहुत आसान सवाल है। तो इसको आप देख लीजिए, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का काफ़ी बड़ा वृत्त बनेगा। इसको मैं ऐसा कर रहा हूँ कॉपी को, और आप इसे देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका है ये 24, क्वेश्चन नंबर 24 है, ये देख लीजिए। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है, तो 6 सेंटीमीटर हमने नाप लिया पहले इसमें, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त, ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त हो जाएगा। यहाँ पे 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा,
काफ़ी बड़ा बनेगा ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींच लिया। ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा। इसके केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु लेना है। तो 10 सेंटीमीटर दूरी पर हमने एक बिंदु लिया। तो 6 का तो ये था वृत्त, और 4 और लेंगे, ये आ गया 10 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, ये आ गया 10 सेंटीमीटर। और हमने यहाँ पे ये निशान लगा दिया, बिंदु P बोले। इसको मिला दिया, ये टोटल हो गया, यानी 6 4 10। हमें P से इस पर स्पर्शरेखाओं की रचना करनी है। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, स्केल ऐसा रखते हैं और स्पर्शरेखाएं खींच देते हैं। आपको एक या आधा नंबर ही मिलेगा इसका, कोई, क्योंकि रचना कंप्लीट नहीं है। इसका प्रोसेस क्या है, अब आपको इसका लमसम भाजक करना है। किसका, यहाँ नाम दिया है O। ये रचना आपके कोर्स में है इस साल, इसलिए आप इसको ढंग से समझ लें। ठीक है, OP का लमसम भाजक किया, आधे से ज़्यादा दूरी लीजिए, और आधे ज़्यादा जितनी चाहे लेना है। ऊपर है, थोड़ा बड़ा ले लेता हूँ मैं, यहाँ भी कट जाएगा। हाँ, ये काटा यहाँ नीचे देखिए यहाँ, और ये ऊपर काटा ये। फिर वो दूरी बदलनी नहीं है। अब यहाँ रखा हमने, ये काटा और ये काटा नीचे, ये कट गए दोनों। जहाँ दोनों कट गए चाप, इनको मिलाते हुए हमने इसका लमसम द्विभाजक ईंधन के कटान बिंदु को मिलाते हुए, इस तरीके से अब आपको क्लियर दिखाई देगा दोनों चाप। ये इनको मिलाते हुए हमने क्या खींचा, लमसम द्विभाजक। लमसम द्विभाजक हम इसलिए करते हैं, हमें इस रेखा का मध्य बिंदु मिल जाए। इसका मध्य बिंदु मिल गया, ये देखिए ये मध्य बिंदु मिल गया। और इसमें अब आपको ये M, इसको नाम देंगे MO त्रिज्या का वृत्त खींचना है। M को केंद्र मान करके MO त्रिज्या का वृत्त खींचाइए। M को केंद्र मान के ये खींचा। थोड़ा हल्का बन रहा है ये, आप इतना देख नहीं रहा होगा साफ, फिर भी आप समझें। थोड़ा मूवमेंट ज़्यादा हो रहा था इसमें, कैमरे में ब्लर हो रहा है, पर आप समझिए। इसको यहाँ पे कट करना है इसको, और जहाँ इसको कट करेगा ये डैश डैश वाला वृत्त, इस वाले वृत्त को वहाँ क्या नाम देंगे, T1, और यहाँ नाम क्या नाम दिया, T2। अब P से T1 को मिलाते हुए, ये P से T1 को मिलाते हुए स्पर्शरेखाएं खींच दी, और P से T2 को मिलाते हुए ये स्पर्शरेखाएं खींच दी। ये इसका कंप्लीट रचना ये बनेगी। और लास्ट में एक काम और करेंगे आप, ये आप त्रिज्याएं ज़रूर मिलाएंगे। ये आपके कंप्लीट रचना होगी। तो थोड़ी तरह सफाई से आपको बहुत अच्छा बनाने से एग्ज़ाम में ये रचना के चरण आप लिख लेंगे। और अगर आपको लिखने नहीं आते हैं तो आप इसकी प्लेलिस्ट में जा करके एक्सरसाइज 11.2 में देखेंगे, आपको सारे रचना के चरण मिल जाएंगे। 25वें सवाल में क्या, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त के त्रिज्याखंड OAPB का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दे रखा आपको त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, और फिर इसका संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल भी निकालना है, जबकि पाई का मान 3.14 है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 25। क्वेश्चन 25 में देखिए, बहुत आसान सवाल है। त्रिज्याखंड का सूत्र लगाओ, उसमें मान रखो। तो आपका क्वेश्चन नंबर 25 है। 25 में आपको दे रखा है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल सूत्र आपको याद ही होगा, πr² थीटा बटे 360। चित्र इसमें दे रखा है, बनाना चाहें तो बना सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये त्रिज्याखंड है OAPB, और यहाँ पे आपको दे रखा है कोण 30 डिग्री का, और त्रिज्या इसकी दे रखी है 4।
त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र हमने लिख लिया है। पाई का मान हमें 3.14 दिया है, 3.14 रखेंगे। आर आपका 4 है, 4 का स्क्वायर नहीं 4 के 2 बार गुणा। थीटा आपका 30 है बटे 360। ठीक, इसके बाद आपको मालूम है कैलकुलेशन करनी है। 3 से कट गया, 0 से 0 कट गया, 12 बार कट गया और 4 तिया के 12 और ऊपर बचा 4 से आपका 3.14 गुणा गए 4/3। 4 के गुणा कर दो, देखो बहुत आसान है। 4 चौक 16, 4 कम 4 1 5, 4 तिया के 12/3 और 4 3 चौक 12, 3 कम 3 और 3 अट्ठे 24 समथिंग आपका इतना आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकल गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और इसके बाद आपको क्या करना है, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का आप सूत्र लगा देंगे। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो क्या होगा ये पाई आर स्क्वायर थीटा यानी वृत्त का क्षेत्रफल माइनस के लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। पूरे वृत्त में से लघु त्रिज्यखंड घटा देंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड आपको मिल जाएगा। और पाई स्क्वायर ने 3.14, आर यहाँ पे था 4 का स्क्वायर और इसका मान तब निकाल चुके थे हम, कितना था 4.186। ये आ गया था 3.14, 4 का स्क्वायर आ जानते 16, 4.186, 16 चौक 64, 6 22 2 48 50, ये आ गया 4.186। घटा देंगे, ये आपका जाएगा 4 5, ये 0 ये आ जाएगा आपका। कैलकुलेशन गलत भी हो सकती है, बार आप खुद भी करेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन की कोई ऐसी विश्वसनीयता नहीं है कि आपके जल्दी में होता है तो गलत हो सकती है। आप मेन इसके प्रोसेस पे ध्यान दीजिए। 25वां सवाल देखिए इसमें। अब इसका वो भी है देखो, अथवा इसमें देखिए ज़रा आप। इसमें आपको एक वृत्त दिया हुआ है, इसके अंदर एक अर्धवृत्त है और ये हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है। ये आपका 12.3 का पहला ही सवाल है। देखिए इसमें अथवा में आपको एक वृत्त दिया हुआ है। इस वृत्त में ये इसका केंद्र है ओ, ये नाम दिया है आर क्यू और ये आपको दे रखा है इस तरीके से ये पी। तो आर पी क्यू आपको दे रखा है 24 और पी क्यू दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर में इसको छायांकित किया हुआ है, यानी ये छायांकित है ये वाला भाग। हमें इसका क्षेत्रफल बताना है और वृत्त का केंद्र है, इसका मतलब ये व्यास यानी ये कोण अर्धवृत्त में बना है। तो चूंकि और वृत्त का केंद्र है, इसका केंद्र है, इसका मतलब क्या हुआ, ये व्यास यानी कोण, इसलिए कोण क्यू आर पी क्यू बराबर 90, ब्रैकेट में लिखेंगे अर्धवृत्त में स्थित कोण हो गया ये, अर्धवृत्त में स्थित कोण। क्योंकि ओ केंद्र है, केंद्र से होकर जो भी रेखा जाएगी वो व्यास होगी। व्यास के इधर भी अर्धवृत्त होता है और उधर भी अर्धवृत्त होता है। जो भी कोण ये बना ये अर्धवृत्त में बना, इसलिए 90 होगा। अब समकोण त्रिभुज आर पी क्यू आर में, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में हम पाइथागोरस पर में लगा रहे हैं। आर क्यू का स्क्वायर बराबर आर पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। आर क्यू का स्क्वायर ये हमें निकालना है, आर पी का स्क्वायर ये हो गया 7 का स्क्वायर और पी क्यू हो गया 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर हो गया 49, इसका हो गया 576 और इसको जोड़ देंगे तो आपका क्या आ जाएगा 625। 625 का वर्गमूल आप जानते ही हैं, आर क्यू 25 हो गया। तो आर क्यू क्या है, व्यास है इसका, व्यास 25 है, त्रिज्या इसका आधा हो जाएगा, अतः वृत्त की त्रिज्या आर बराबर 25 का आधा
यानी 25/2 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। कैसे निकालेंगे? इस पूरे अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो लिखेंगे अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या आएगा? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज आर पी क्यू का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हैं, वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर, और अर्धवृत्त में उसका आधा कर दो बटे दो, आर पी का 1/2 लंब गुणा आधार। पाई का मान हमें इसमें रखना है 22/7, तो रख दिया 22/7। आर हो गया 25/2 का स्क्वायर, इस पूरे का बटे में 2 ये वाला, -1/2। लंब हो गया 24 और आधार हो गया 7। आगे सॉल्व करते हैं इसको। 22 गुणा के 25 गुणा के 25, 7 नीचे आ गया, 2 भी नीचे आया लेकिन स्क्वायर हो गया 2 का, तो ये हो गया 4, और ये वाला 2, ये 2 से कट गया 12 बार, 12 सत्ते 84। और इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करके आपका आ जाएगा 2 से तो कट गया 11 बार, और तो नहीं कटेगा आपका, 7 चौका 28 हो नीचे तो, और 55 625, 11 पंजे 55, 7 8 6, ये आ जाएगा इसके, और 84। इसमें इसकी गुणा करेंगे 6 8 7 5 माइनस के, ये आएगा आपका 23/52 घटाएंगे 5 से 2 के 3, 2 आपका 5 4/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। आप इसे बट्टे में ही रहने, पॉइंट पे ना लाएं। कैलकुलेशन आप खुद भी करें, इसमें कुछ गलतियां हो सकती हैं, मैं ये नहीं कह रहा पक्का होंगी, पर फिर भी आपका सवाल समझने का काम है। कैलकुलेशन आप खुद भी करेंगे तभी आपको पता चलेगा इसमें कितना टाइम आपको लगने वाला है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अब आपका है 6 नंबर के क्वेश्चन शुरू हो गए। आसान क्वेश्चन देखो, बेंगलोर से एक बस स्टैंड से यदि हम 2 टिकट मल्लेश्वरम के तथा 3 टिकट यशवंतपुर के खरीदें तो कुल रुपये 46 लगते हैं। यदि 3 टिकट मल्लेश्वरम के, 5 टिकट यशवंतपुर के खरीदें तो कुल लागत 74 रुपये। बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का किराया तथा बस स्टैंड से यशवंतपुर का किराया ज्ञात कीजिए। अब इसमें सवाल बहुत आसान है, 6 नंबर में दे रखा है, फिर भी देखो इसमें आपको क्या करना है। बस स्टैंड से हमको कहाँ जाना है? मल्लेश्वरम और यशवंतपुरम। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? माना बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का किराया एक टिकट का, माना बस स्टैंड से एक सवारी या एक व्यक्ति का कहाँ तक का? मल्लेश्वरम तक का। मल्लेश्वरम तक किराया कितना है? x रुपये। और बस स्टैंड से एक सवारी का कहाँ तक का? यशवंतपुरम, यशवंतपुर तक का किराया कितना है? y रुपये। मल्लेश्वरम तक का किराया x रुपये, यशवंतपुर तक किराया y रुपये। अब प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त से क्या होगा? प्रथम शर्त में इसमें आपसे कहा गया है कि एक, हमने माना एक व्यक्ति का किराया x है, और यहाँ से यहाँ तक मल्लेश्वरम तक x है, और यशवंतपुर तक आपका कितना है? y है। ठीक, अब इसमें क्या है? 2 टिकट मल्लेश्वरम के, तो एक टिकट का x रुपये, 2 टिकट का 2x। 3 टिकट यशवंतपुर के, 3 टिकट 3 सवारी का किराया 3y, और ये जोड़ करके कुल आपका जो किराया बना वो 46 रुपये बना। समीकरण 1। द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त में क्या है? 3 टिकट यानी 3 सवारी का मल्लेश्वरम तक का किराया, एक का x है, 3 का 3x हो जाएगा।
और 5 सवारी का यशवंतपुर तक किराया। तो यशवंतपुर का किराया कितना हो जाएगा, 5 का 1 का वाई है तो 5 का 5 वाई। तो क्या हो जाएगा, 3 का किराया 3x, 5 का किराया 5y, और ये 74 रुपये। अब आपको इसको विलोपन से हल करना है और एक्स वाई के मान निकालने हैं। बहुत आसान है। विलोपन से हल करने के लिए कोई एक पद हम बराबर करते हैं। एक्स का कीजिए या वाई का पद बराबर कीजिए। हम एक्स का पद बराबर कर रहे हैं, 2 3 6 हो जाएगा, 3 दूना के 6 हो जाएगा। ये हो गया आपका। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 × 3 माइनस, माइनस क्यों करेंगे, जो हमने पद बराबर किए वो दोनों समान चिन्ह के हैं, तो दोनों समान चिन्ह के तो माइनस करेंगे, और पहले से विपरीत हैं तो प्लस करेंगे दोनों समीकरण को। तो समीकरण 2 × 2, यहाँ 3 की गुणा करी तो देखो क्या क्या चेंज आ गया, 3 दूना के 6x प्लस के 9y बराबर 138, 6x प्लस के 10y बराबर 148। हम घटा रहे हैं क्योंकि हमें पद कैंसिल आउट करने हैं जो बराबर किए हैं, इसलिए आपको घटाना पड़ेगा। ये कैंसिल आउट हो गए। अब मैंने 10 से 9y माइनस के y माइनस के 10 बचे, y बराबर 10 आ गया। और समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से आप देखिए 2x प्लस 3y की जगह हो गया 10 बराबर 46। और ये देखो क्या हो जाएगा, 2x, 10 यहाँ के 30 हो गए, 30 इधर आके घट जाएंगे, बचे 16, और x बराबर आपका 8, यानी एक किराया। तो क्या हो जाएगा, अतः मल्लेश्वरम तक किराया कितना है, 8 रुपये, और यशवंतपुर का किराया कितना है, 10 रुपये। ये आपका आंसर आ गया। अगला सवाल इसमें देखिए, ये भी कई बार आ रखा है ये वाला सवाल। ये फिर भी आसान था, यशवंतपुर वाला जो था। ये इसका अथवा में 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किमी तथा धारा के अनुकूल 44 किमी जाती है एक नाव। वही नाव 13 घंटे में धारा के प्रतिकूल 40 किमी और धारा के अनुकूल 55 किमी जाती है। धारा के चारों नावों के स्थिर जल में चाल ज्ञात कीजिए। इस टाइप के जो सवाल आते हैं आपके अथवा में, देखिए इसमें सबसे पहले हम मानते हैं माना नाव की चाल, नाव है या कोई व्यक्ति है, तो माना नाव की चाल, नाव की स्थिर जल में चाल, स्थिर में x किमी पर आवर। और दूसरा क्या है इसमें, धारा की चाल, पानी किस स्पीड से चल रहा है, y किमी पर आवर। तो इसमें आपके एक बात सबसे खास ये होती है आपको समझने के लिए कि आप इसमें धारा के अनुकूल और प्रतिकूल, इसको आप ढंग से समझ लेना। अनुकूल प्रतिकूल का मतलब होता है, मैं आपको अलग से बता देता हूँ, पहले ही बता रखा मैंने। माना पानी ये बह रहा है इस डायरेक्शन में और आप भी इसी डायरेक्शन में तैर रहे हैं। पानी की चाल माना 5 है, आपकी चाल माना 7 है। 5 की स्पीड से पानी बह रहा है, 7 की स्पीड से आप तैर रहे हैं। तो आपकी स्पीड धारा के अनुकूल है, जब धारा की ही दिशा में पानी जिधर बह रहा है आप भी उसी दिशा में तैर रहे हैं, तो आपकी चाल में पानी की चाल ऐड हो जाएगी। यानी आप 7 की स्पीड से आगे नहीं बढ़ेंगे, आप 7 और 5 की स्पीड से पानी आपको आगे को फोर्स करेगा। तो आपकी जो चाल होगी धारा के अनुकूल कहेंगे 12 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 पानी की स्पीड थी, 7 आपकी स्पीड थी, मिलके होगी 12। कब, धारा के अनुकूल। अब पानी इधर को ही चल रहा है और आप इधर को तैर रहे हैं उसकी विपरीत दिशा में। ये 5 किमी पर आवर से, ये 7 किमी पर आवर से। अब आप 7 की स्पीड से आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि 5 की स्पीड से पानी आपको पीछे को फोर्स कर रहा है, यानी आपकी स्पीड होगी, घट जाएगा। आप 2 की स्पीड से पानी में आगे तैरेंगे, तो इसे बोलते हैं धारा के प्रतिकूल। तो प्रतिकूल में आपकी चाल में से पानी की चाल या धारा की चाल घट जाएगी, और जब धारा के अनुकूल चलेंगे तो आपकी चाल में धारा की चाल जुड़ जाएगी। ये सबसे खास काम है, आपको अनुकूल और प्रतिकूल लेने पड़ेंगे इसमें। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इसमें धारा के अनुकूल हमने स्थिर जल में चाल ले ली x से, और धारा की चाल कितनी है y। अब धारा के अनुकूल
धारा के अनुकूल नाव की चाल। तो अब अनुकूल आप समझ गए होंगे, आपकी चाल या नाव की चाल में धारा की चाल जुड़ जाएगी x + y किमी पर आवर। और धारा के प्रतिकूल अब आएगा प्रतिकूल। तो प्रतिकूल आप समझ गए होंगे, पानी की दिशा के विपरीत दिशा में आप तैर रहे हैं या नाव चला रहे हैं, दोनों की बात है। तो आपकी या चाल में से या नाव की चाल में से धारा की चाल घट जाएगी। अब जब अनुकूल की बात होगी तो हम ये वाली चाल लेंगे, और जब प्रतिकूल चलेंगे तब ये वाली चाल लेंगे। ये चाल अब कहीं नहीं ली जाएंगी, क्योंकि ये चाल तो स्थिर जल में थी और यहाँ पे स्थिर जल नहीं है, पानी आपका इसमें बह रहा है। अब इसमें देखो क्या सवाल, ध्यान से फिर समझो। एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किमी जाने में लगा समय और धारा के अनुकूल 44 किमी जाने में लगा समय, टोटल आने और जाने में लगा समय लगा 10 घंटे। तो हम ये देखते हैं कि धारा के प्रतिकूल 30 किमी जाने में कितना समय, पहले इस समय को अलग से निकालेंगे, इस वाले समय को अलग से निकालेंगे, क्योंकि इसकी चाल प्रतिकूल वाली लेंगे, इसमें चाल अनुकूल वाली लेंगे, और ये दोनों समय अलग अलग जब निकाल करके उनका जोड़ 10 घंटे होगा। अब इसे आप देखिए, तो सबसे पहले क्या है, 30 किमी धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय, 30 किमी धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय, 30 किमी। सूत्र हम प्रयोग करें, समय बराबर दूरी बटे चाल। इसको हम लेते हैं T1। दूरी 30 किमी और चाल मैंने कहा ना, अगर प्रतिकूल या अनुकूल कहा जाएगा तो प्रतिकूल में चाल ये लेंगे x - y। सूत्र हमने कौन सा प्रयोग किया, सूत्र हमने किया समय बराबर दूरी बटे चाल, हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। अब धारा के अनुकूल कितनी चले, तो आप देखिए धारा के अनुकूल 44 किमी जाती है, 10 घंटे में जा रही है, अनुकूल भी और प्रतिकूल भी, तो हम अलग अलग निकाल रहे हैं। तो 44 किमी धारा के अनुकूल, 44 किमी, तो इसको भी लिखेंगे 44 किमी धारा के अनुकूल जाने में लगा समय। चवालीस किमी धारा के अनुकूल जाने में लगा समय। तो जब अनुकूल चलेंगे तो चाल कौन सी लेंगे, अनुकूल वाली, ये आपका आ गया T2। दूरी अब 44 किमी है बटे चाल x + y, यानी प्रतिकूल जाने में ये समय लगा, अनुकूल जाने में ये समय लगा, और ये टोटल समय लगा आने और जाने में, वो लगे 10 घंटे। तो इसे हम लिख देंगे प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त से T1 + T2 बराबर लगे 10 घंटे। T1 हमारा था 30 बटे x - y, 44 बटे x + y बराबर 10, और ये बन गया हमारे समीकरण नंबर 1। ठीक है, समीकरण 30 बटे x - y, ये आपका समीकरण 1। अब इसी प्रकार से दूसरी समीकरण हम डायरेक्ट बना सकते हैं। दूसरी क्या है, 13 घंटे में वह 40 किमी धारा के प्रतिकूल 55 किमी धारा के अनुकूल जाती है। अब इसे हम लिख देंगे द्वितीय शर्त। इसी प्रकार, अब इतना लंबा इसको डिटेल नहीं करना है, इसी प्रकार क्या लिखा है, 13 घंटे में आना और जाना हो रहा है, 40 किमी प्रतिकूल 55 किमी अनुकूल, कितने घंटे में, 13। तो 13 घंटे तो ये हो गया टोटल। अब 13 घंटे में 40 किमी प्रतिकूल, 40 किमी प्रतिकूल, तो 40 प्रतिकूल x - y, 55 किमी अनुकूल, तो 55 अनुकूल में x + y बराबर कितना टाइम लगा, 13 घंटे। समीकरण नंबर 2 ये होगी। अब देखो समीकरण 1 और 2 बन गए, इनमें हल करके x और y के मान निकालने। तो अब इसमें क्या करेंगे, इसमें अब हम क्या करते हैं, एक पद हमें बराबर करना है। तो 3 चौक 12, 4 तियाँ 12, 30
चौक 120, 40 3 120। इसमें हम 4 की गुणा करेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 2 में हम 3 की गुणा करेंगे। तो समीकरण 1 गुणा के 4, ये लिख दे रहा हूँ मैं इसको, समीकरण 1 गुणा के 4, और क्या करेंगे माइनस, क्योंकि दोनों प्लस वाले हैं तो माइनस समीकरण 2 गुणा 3। अब यहाँ 4 की गुणा करिए तो 4 की गुणा अंश होगी यहाँ भी और यहाँ भी। 120, 416, 416, 17, 165, 176, 416, 416, 17, 176 हो जाएगा। इसको लिख देंगे, क्या बना था आपका 120 बटे एक्स माइनस वाई, पहले प्रतिकूल था, 176 बटे एक्स प्लस वाई बराबर इधर क्या आएगा आपका 10 चौक 40। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं 3 की गुणा समीकरण 2 में, तो 3 के यहाँ 120, 15 15 15 16, 165, 120 एक्स माइनस वाई प्लस 165 एक्स प्लस वाई बराबर क्या आपका 13 या 39। ये हो गया। ये पद हमने बराबर किए, इनको माइनस करेंगे, ये कैंसिल आउट हो गए। हर इसके बराबर है, घट जाएगा, ये घट के 176 से 165 गए 11 बटे एक्स प्लस वाई, और ये कितना बचा केवल 1, और एक्स प्लस वाई बराबर 11, और यहाँ से हम एक्स का मान निकाल लेते हैं वाई माइनस 11, समीकरण नंबर 3। और क्या करते हैं इसी मान को पूरा देते हैं इसे, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि पूरा एक साथ आएगा हमारा समीकरण नंबर 3। एक्स प्लस वाई का ये मान कहाँ रखेंगे, यहाँ रख देते हैं, कहीं भी रखो, समीकरण 1 में रखो, यहाँ रख दे। एक्स प्लस वाई का मान क्या था, एक्स प्लस वाई बराबर 11, तो 11 की 11 चौक 44, 4 आ जाएगा समीकरण 1 से। समीकरण 1 से तो समीकरण क्या थे आपकी 30 अपन एक्स माइनस वाई प्लस 44 अपन क्या है 11 बराबर इधर तक क्या था 10 था, और 30 अपन एक्स माइनस वाई 11 से कट गया 4 बार, 11 चौक 44, और 4 इधर आके घट जाएगा, 10 में 4 के 6, ये आ गया आपका। और x माइनस वाई 6 इधर आएगा इसके बटे में, 30 बटे 6 हो गया, यानी x माइनस वाई बराबर 6 पंजे 30। और यहाँ से हम क्या करते हैं x बराबर 5 प्लस वाई, ये मान यहाँ रखते हैं समीकरण 3 में। समीकरण 3 से x की जगह क्या रखेंगे, सॉरी आपको दिखा दीजिए, x की जगह रखेंगे क्या 5 प्लस वाई, ये तो 5 प्लस वाई प्लस के वाई बराबर 11, 2y, 11 में से 5 गए 6, और y बराबर आपका आ गया 3। x का मान क्या था, x का मान आपका आया था यहाँ पे, x हमारा कितना आया था यहाँ पे, अच्छा y का मान आया अभी, x का मान नहीं आया अभी। y का मान समीकरण किस में रख देते हैं, इसे बोलते हैं 4, समीकरण 4 से। समीकरण 4 से x बराबर 5 प्लस 3 यानी 8, यानी नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा। लास्ट में आंसर जरूर लिखना है अच्छी तरह से, इसमें खाली ऐसे लिख के नहीं छोड़ देना है एक्स और वाई के मान। तो क्या लिखेंगे, अतः नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, x यानी 8 किमी पर आवर, और धारा की चाल ये कितना हो गया आपका 3 किमी पर आवर। यह आ गया इसका आपका आंसर। तो थोड़ा बड़ा सवाल था ये, इसमें ये सवाल आप करेंगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा। तो मतलब इन दोनों में ये बहुत बड़ा सवाल है, तो अगर दोनों में से आपको दोनों आते हैं तो फिर आप ये वाला करें, समय आपका कम लगेगा। अब देखें 27 वाले बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर एवं तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री व 45 डिग्री हैं। बहुमंजिला भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए।
पहचान क्योंकि आप सवाल कौन सा है, उदाहरण 8 है चैप्टर 9 का। और ये आपका बिल्कुल 2011 का जो सेट फर्स्ट था उसमें क्वेश्चन नंबर 26 था। 2011 का सेट फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 26, 2010 का सेट फर्स्ट और सेकंड का क्वेश्चन नंबर 27 भी ऐसा ही था बिल्कुल। फिर भी मैं इसको थोड़ा बता दे रहा हूँ आपको। यह क्वेश्चन नंबर आपका 27। इसमें बहुमंजिला भवन के शिखर से, जो पहली बार देख रहे हैं तो समझ लें सवाल को। बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, इसके शिखर से इसके शिखर को देखकर कैसा कोण बना, अवनमन। इसका मतलब जहाँ से हम देख रहे हैं हम ज़्यादा ऊंचाई पर है, हमने नीचे देखा, नीचे यानी तब जाके अवनमन बनता है। तो इसी का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना, जो आपको बताया जा रहा है एक बार फिर समझ लीजिए। भवन के शिखर से, तो अगर भवन के शिखर से, बहुमंजिला भवन के शिखर से दूसरे भवन के शिखर को देखकर अवनमन बना, इसका मतलब दूसरे भवन का शिखर ने नीचे देखा तब बना ये अवनमन। और अगर कहता भवन के शिखर से बहुमंजिला भवन के शिखर को देखने पर उन्नयन, इसका तब ये ऊपर को बनता, तो ये कोण फिर यहाँ बनता, अब ये कोण यहाँ बनेगा। तो बहुमंजिला भवन के शिखर से भवन के शिखर को देखने पर अवनमन कोण, इसका मतलब बहुमंजिला भवन ऊंचा है, अवनमन नीचे को बनता है, उन्नयन ऊपर को बनता है कोण। ठीक, यानी नीचे को देखा तो अवनमन, जहाँ हम खड़े वहाँ से हमने कम हाइट नीचे को देखा, और जहाँ हम खड़े वहाँ से हमने ऊपर को देखा तो उन्नयन। अब देखिए सवाल में ज़रा, बहुमंजिला भवन के शिखर से, ये बहुमंजिला भवन हो गया, बहुमंजिला भवन, और ये भवन हो गया, ये भवन। तो बहुमंजिला भवन ये आपका ए बी हो गया, ये पी क्यू हो गया, और ये 8 मीटर है, 8 मीटर ऊंचे भवन। ठीक, बहुमंजिला भवन के शिखर से इस भवन के शिखर को देखने पर अवनमन, इसका नीचे देखा, और फिर इसके आधार को देखा तो भी तब भी अवनमन बनेगा। ठीक, अवनमन बनाएंगे तो आप ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे ऐसे, ये बना कितना 45 का, ऊपर वाला कितना है 45 नहीं 30 का, और ये शिखर और तल के ये 45 का। यहाँ से एक 36 के समांतर रेखा खींचेंगे, और यहाँ नाम दिया एस, और ये 8 है तो ये भी 8 होगा, ये हमने x मान लिया तो ये भी x होगा, और ये ऊपर 30 है तो ये कोण नीचे एकांतर कोण बराबर होते हैं, 30 नीचे हम बनेगा ये भी एकांतर, ये 45 है तो ये भी बने, कितना बनेगा 45। तो मैंने कहा 2000 सेट का जो 11 है, 11 का सेट फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 26 बिल्कुल यही था, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट करा रहा हूँ। भाषा अगर आपको लिखनी है, लिखनी तो खैर है, तो आप देख लेंगे, अभी मैं आपको डायरेक्ट करा रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबी वीडियो बन रही है। ये देखिए आप ज़रा, अब सीधा सीधा त्रिभुज हम करेंगे ए पी आर में, आप एग्ज़ाम में इतना डायरेक्ट नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना आपने। त्रिभुज ए पी आर में क्या हो गया देखो, इसमें tan 30, tan 30 का मान, तो tan 30 पहले आपका क्या होता है, लंब बटे आधार h बटे x, tan 30 हो गया 1/√3 h बटे x, और x बराबर हो गया h√3, समीकरण नंबर 1। फिर लेंगे त्रिभुज ए क्यू बी में, त्रिभुज ए क्यू बी में, इसमें हो गया tan 60, लंब ये पूरा होगा h + 8, और आधार आपका क्या होगा, आधार आपका x, tan 60 का मान √3 h + 8 बटे x, तिरछी गुणा करेंगे x√3 h + 8, x का मान h√3 यहाँ से रख दिया, h√3 और ये √3 h + 8, हमने मान कहाँ से रखा, समीकरण 1 से, ब्रैकेट में ले लेंगे समीकरण 1 से, √3 में गुणा करें 3 हो गया 3h, और 1h इधर आ गया माइनस होगा, 3h से h गया 2h आ गया आपका, और h बराबर कितना आ गया, 2 का भाग यहाँ देंगे 4 आ जाएगा, h बराबर कितना आ गया 4।
ठीक है, 4 आपका आ जाएगा ये, h बराबर 4, ये आ गया। और इसमें आप ये देखें h का मान आप क्या रखेंगे, x√3 बराबर h प्लस 8, h का मान ये आ गया आपका x√3। और सॉरी यहाँ पे आपका ये कुछ गलत हो, देखो ये तो क्यों, मुझे आंसर का ध्यान है ना, आंसर का ये नहीं है, यहाँ गलती होगी। ये देखिए x की जगह नहीं आएगा, तो आपका ये x की जगह h√3 रखा, h√3 आपने रखा, ये h√3 इंटू √3 बराबर आपका हो जाएगा ये, नहीं सही था, बिल्कुल ये सही था, 8, और ये माइनस के h हो जाएगा प्लस के h, ठीक है, 2h बराबर 8 हो जाएगा और h बराबर आपका 4 आ गया। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब आप देखो इसमें, और सॉरी 60 कर दिया गलती, 45 होना था, तो किसने में ऐसे करेंगे, ठीक ठीक, ये देखो इसमें, ठीक है, इसमें आप ये देखिए 10 45 था, मैंने गलती से यहाँ पे 60 कर दिया। ए क्यू बी में, ए क्यू बी में त्रिभुज ए की, दोबारा देखिए इसको सवाल को, त्रिभुज ए क्यू बी में 10 45 मैंने 60 कर दिया। असल में इसका आंसर मालूम था, इसलिए ये पता लग रहा था इसमें, ठीक है, 10 45 करना था। ये लंब आप हो गया h प्लस 8, ये हो गया लंब बटे आधार, तो h प्लस 8 बटे आधार आपका हो जाएगा x। अब आपका आंसर आ जाएगा 10 45 का मान आपका 1 होता है, h प्लस 8 बटे x बराबर आपका आ गया h प्लस के 8, और h का मान यहाँ से रखेंगे, x का मान सॉरी समीकरण से h√3 रखेंगे, तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा h√3, h प्लस के 8 कहाँ से मान रखा, समीकरण 1 से। और ये देखिए इधर का h इधर आया, माइनस का हो गया, कॉमन लिया, √3 माइनस 1 बराबर 8। देखो एग्ज़ाम में अगर आपको आंसर थोड़ा ध्यान है तो आप गलती को सही कर लेते हैं। अब यहाँ मेरे दिमाग में था कि इसका आंसर ये नहीं आना है, गलती क्या थी, 10 60 रख दिया था, जबकि यहाँ 45 था। जल्दी में गलती होती हैं, सबसे होती है, इस बात को आप बिल्कुल ध्यान में रखें, तो थोड़ा केयरफुली काम करना है। और इसके बाद आप ये देखें 8/√3 माइनस 1, अब इसका परिमेयकरण करेंगे, संयुग्म से गुणा करेंगे, √3 प्लस 1, √3 प्लस 1 की ऊपर नीचे गुणा करेंगे, और ये आपका आ जाएगा h बराबर, देखो 8, ये हो गया √3 प्लस 1, यहाँ √3 माइनस 1, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, √3 का 3 माइनस 1 हो जाएगा 2, और ये हो गया आपका 4 √3 प्लस 1। अब आपका ये मान कहाँ रखेंगे, h का मान हम यहाँ रखेंगे यहाँ, और ये दोनों भवनों के बीच की दूरी आ जाएगी। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x बराबर क्या था, h√3, h का मान ये रख दिया, x बराबर 4√3 प्लस 1, h का मान ये आ गया √3, ये वाला आ गया, ठीक। इसको अब 4√3 को मैंने आगे लिख लिया, ये ब्रैकेट में ऐसे ही रहा, और फिर क्या करा हमने, √3 की √3 में अंदर से गुणा कर रहे हैं, √3 की √3 में 3, 3 चौक 12 प्लस के 4√3। अब इसमें 4 कॉमन आ जाएगा, तो 4 कॉमन आ गया, तो आपका क्या बचेगा, x बराबर 4 कॉमन है, 4 3 के 12 प्लस के √3, ये इसमें आंसर आ जाएगा, ठीक है। और बहुमंजिला भवन की ऊंचाई, तो ये बहुमंजिला भवन पूरा ये था, तो 8 तो नीचे इतना है, ये h का मान रख देंगे, h में 8 जोड़ देंगे, h आपका क्या आया था, h ही आया था, देखो। तो बहुमंजिला भवन की ऊंचाई, बहुमंजिला भवन की ऊंचाई h प्लस 8, h कितना आया था, 4√3 प्लस 1 प्लस 8, ये हो गया 4, इसके अंदर गुणा कर दिए, 4√3 4 प्लस 8, और 4√3 8 4 क्या हो गया 12,
और 4 अब हमने फिर कॉमन लिया तो √3 4 3 के 12 ये आ गया। और दोनों भवनों के बीच की दूरी, दोनों भवनों के बीच की दूरी यानी x। और ये भी आपका ये आया था 4√3 + 3 मीटर। तो इस टाइप के सवाल में ये आपको कुछ भी दिया रहे मान, यहाँ पे 8 दिए, कभी 10 देगा, कभी 6 देगा, लेकिन दोनों आंसर सेम आएंगे अगर यही चित्र बन रहा है तो। यानी दोनों भवनों के बीच की दूरी और बहुमंजिला भवन की जो ऊंचाई है ये दोनों आपके सेम आएंगे। तो ये आप ध्यान रखना इसमें बिल्कुल। तो ये 27वां सवाल आपका ये था ये। और अब इसमें बचेंगे आपके लास्ट 28वां देख लो आज का, बाकी 2-3 सवाल का आगे वीडियो में होंगे। ये बहुत आसान सवाल है 28वां। ये आपका दूसरा ही सवाल है, एक्सरसाइज आपकी है 13.3 का। आप अच्छी तरह समझ जाएंगे सवाल क्या है, ये देख लीजिए। क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 गोलों को पिघला करके एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या और वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये आप जानते हैं इसमें क्या करना है आपने। 3 गोले हैं, 1 2 और ये 3, इनको पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया गया है। इसकी त्रिज्या कितनी है, R1 6 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या कितनी हमने R2 ली 8 सेंटीमीटर। और इसकी त्रिज्या हमें दे रखी है, इसको हमने R3 लिया 10 सेंटीमीटर। और इसे पिघला करके बड़ा गोला बनाया और इसकी त्रिज्या कैपिटल R हमने मान ली, हमें निकालनी है। तो क्या लिखेंगे, चूँकि 3 गोलों को पिघलाकर बड़ा गोला बनाया जाता है, ये आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि तभी आप आयतन बराबर रख पाएंगे। अतः तीनों गोलों का आयतन बराबर बड़े गोले का आयतन, ये हो जाएगा। तो तीनों गोलों का आयतन 4/3 पाई R1 का क्यूब, 4/3 पाई R2 का क्यूब, 4/3 पाई R3 का क्यूब और 4/3 पाई कैपिटल R का क्यूब। 4/3 पाई हमने कॉमन लेना है। बहुत से बच्चे यहाँ कट, ये कट और ये कट और यहाँ पे कट ऐसे लगा के काट देते हैं। ऐसे नहीं करते हैं, ये कॉमन लेने के बाद तब ये कैंसिल आउट हुए हैं। R1 क्यूब, R2 क्यूब, R3 क्यूब और 4/3 पाई कैपिटल R का क्यूब। अब ये कैंसिल आउट हो गए, पाई से पाई कैंसिल। क्या बचा, ये बचा। इनके मान दिए, R1 का मान 6 का क्यूब, R2 का मान 8 का क्यूब, ये 10 का क्यूब। बहुत आसान सवाल है, आपको भी याद होगा इसका आंसर क्या आने वाला है अगर आपने पहले तैयारी अच्छी कर रखी है। 6 का क्यूब 8 का क्यूब आपसे भी जानते हैं। 6 का आपका हो जाएगा 512, 6×36 है वाला। और इसका 3 नहीं 6 का 8 का है 512। 6 का आपका हो जाएगा 6×36 18 216 सॉरी। और इसका होगा 1000। इधर आपका कैपिटल R का क्यूब और कैपिटल R का क्यूब, इनको जोड़ देंगे आपका आएगा 17 28। और इधर से घन हटेगा तो इधर घनमूल लगेगा और 17 28। 17 28 के आप जब टुकड़े करेंगे ना इसके प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड, तो 2 2 2 3 3 3 आप करके देखना, आपको पता चल जाएगा यही गुणनखंड होने हैं। और घनमूल में त्रिक देखते हैं, ये 3 बार आ गया बाहर, ये 3 बार आ गया, ये बाहर घनमूल है, ये 3 बार, ठीक है ना। सॉरी 2 आएगा, ये 2 2 2, ये 2 3 3 दूना के 6 दूना के आंसर आ गया 12। 2 2 2 गुणा 2 2 2 गुणा 3 3 3, ठीक है, ये सेंटीमीटर आ गया। और हमें इसका वक्रपृष्ठ निकालना है, आप आसानी से निकाल सकते हैं। अतः बड़े गोले का वक्रपृष्ठ, बड़े गोले का
वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ का सूत्र आप जानते हैं, 4πr²। 4 पाई का मान आपको रखना है 22/7, आर आपको हो गया 12 का स्क्वायर। अब आपने कैलकुलेशन करनी है, 4 पाई का मान 22/7, इसका हो गया 144, और इसको आप कैलकुलेट कर लेना, ये आपका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। बाकी के सवाल देखने के लिए आप अगली वीडियो देखेंगे इसके। इसमें बस मात्र आपके कौन से सवाल हैं, 29वां है, 30वां, इसको आप ज़रूर देखेंगे, आपके बुक का सवाल नहीं है और ये कई बार आ भी रखा है, ये वाला सवाल 6ठे चैप्टर का है। बाकी तो आप जानते हैं सवाल आपके कैसे हैं। तो इसके लिए अगली वीडियो ज़रूर देखें, तब तक आप इन सवालों का अभ्यास करें।